नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया करंट अफेयर्स मास्टर सीरीज 2 में स्वागत है। और इसके पहले हमने पहले पार्ट में कवर किया है 20 क्वेश्चन, उसका डिस्कशन यूट्यूब पे मौजूद है, उसके पहले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज सेकंड पार्ट में देखेंगे और इसमें डेली यह 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। इसमें स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे और साथ साथ ये बता दें कि सारे वनडे एग्जाम्स रिलेटेड ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यह सीरीज। और इसमें बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बीपीएससी टीचर या बीपीएससी का आप तैयारी करते हो, या रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी कांस्टेबल आदि तैयारी करते हो, बिहार पुलिस की तैयारी करते हो, तो यह सीरीज है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा और इसका डिस्कशन से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे बोलते हैं मीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में योगदान कितना है, कितना परसेंट का योगदान है डिजिटल इकोनॉमी का पूरे भारत के जीडीपी में, किसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो मीटी का एक रिपोर्ट आया है जिसका नाम रखा गया है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट। इंग्लिश स्टूडेंट ये भी देखते हुए चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट रिलीज्ड रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी टू इंडिया जीडीपी इन 2022-2023 इज व्हाट परसेंट? तो इसका आंसर 11.74% हो जाएगा। और इसी को टारगेट करके आगे बढ़ाना है। भारत सरकार का यह टारगेट है कि भारत का टोटल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए डिजिटल इकोनॉमी का, जैसे कि इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आईटी सेक्टर मुख्य रूप से इसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ऐसे सारे टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। और इसको टारगेट है कितना बढ़ाना है? तो 20% टारगेट रखा गया है, जो पूरे जीडीपी में इसका 1/5 रहेगा। और ये कब तक इसका टारगेट है? 2030 तक इसका टारगेट है कि कितना कर देना है 2030 तक। ये 20% 11.74% से बढ़ाकर कितना करना है? तो यही 2030 तक कितना 1/5 यानी टोटल जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जो जानते हैं कि उसमें सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ही यह आता है। और इसमें ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर, 3 तरह के सेक्टर हैं जानते ही हैं, जिसमें मुख्य रूप से सर्विसेज सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में, लगभग 60% के आसपास पूरे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। उसी का यह भाग है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका अकेले कह सकते हैं कि इसका 100% में 2030 तक क्या करना है? तो 1/5 कर देना है, यानी कि 20% के आसपास पूरी तरह से इसको आगे बढ़ाकर डिजिटल इकोनॉमी में, डिजिटल इकोनॉमी का क्या, तो जीडीपी में पूरे भारत में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। यह टारगेट है मीटी का। बता दें कि अभी वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं कौन है? अश्विनी वैष्णव है। साथ साथ आपको बता दें कि ये क्या है, तो ये रेलवे मंत्री भी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी इन्हीं के पास है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जीडीपी क्या होता है? तो जानते हैं कि ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसमें चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो या कहीं का भी देश का निवासी हो या देश का निवासी न भी हो, लेकिन यह भारत के क्षेत्र में यदि 1 साल के अंदर, ठीक है, तो यदि कोई फाइनल प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसको जीडीपी में काउंट्री किया जाएगा, यानी जीडीपी में उसका काउंटिंग किया जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से देख सकते हैं। और अभी जीडीपी में भारत का जो कंट्रीब्यूशन है, जो क्या, तो जीडीपी का जो टारगेट रखा गया क्या, तो 6.3% से लेकर 6.8% तक ये है, जो कह सकते हैं कि जीडीपी का ग्रोथ रेट अभी चल रहा है क्या, भारत का है जो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। ठीक है, तो अभी 2025-26 में अभी बजट पेश किया गया और उसी के आधार पे 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसी के आधार पे कहा गया कि 6.3% से लेकर 6.8% तक भारत का क्या है, तो जीडीपी ग्रोथ है। और वही 2047 तक यदि भारत चाहता है कि हम एक डेवलप्ड नेशन बन जाए, तो उसको कम से कम 8% का जीडीपी का ग्रोथ चाहिए क्या, तो ये रेगुलरली एनुअली बेसिस पे इसको 8% का है जो जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद इस तरह से रख सकते हैं। और टोटल वर्क फोर्स कम से कम कितना होना चाहिए, कितना इन्वॉल्व है इसमें, तो लगभग कितना इन्वॉल्व है, तो इसमें 14.67 मिलियन, 14.67 मिलियन क्या, तो वर्क फोर्स इसमें इन्वॉल्व है। कहाँ, तो डिजिटल इकोनॉमी में ये इन्वॉल्व है। कितना वर्क फोर्स, तो लगभग 14 कह सकते हैं कि 146 करोड़ के आसपास, 100 कितना, तो 14 करोड़ के आसपास क्या है, तो जनसंख्या इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये सभी 1 करोड़ 46 लाख
1,46,00,000 के आसपास है जिसमें वर्कफोर्स है जो इन्वॉल्व है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। जो कितना टोटल वर्कफोर्स का, जो इंडिया का टोटल वर्कफोर्स है, टोटल जो लेबर पावर है उसमें कितना, तो इसका 2.55% है। क्या, तो 2.55% क्या है, तो इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि टोटल ये डिजिटल इकोनॉमी में ही भारत का जितना वर्कफोर्स है, जो और भी सेक्टर में काम करते हैं वर्कफोर्स, उसका 2.55% इसमें ही इन्वॉल्व है, ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं 11.74%। तो ये कितना, अगर इसको मिलियन में या बिलियन में उस तरह से देखें तो कितना है, तो 402 बिलियन के आसपास है। कितना, 402 बिलियन डॉलर, 402 बिलियन डॉलर के आसपास है जो पूरा ये क्या, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या कह सकते हैं डिजिटल इकोनॉमी का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। कितना, 11.74%, यानी कि 402 बिलियन डॉलर, ये भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किस राज्य की सरकार के द्वारा एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 पेश किया गया। तो विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2024 इन, किसके द्वारा, तो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह है जो आगे बढ़ाया गया। और इसमें एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में जो काम करने के लिए उसको इस तरह से प्रोत्साहन दिया गया है। और इसमें मुख्य रूप से क्या, जो स्पेस सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है उसके बारे में इसमें बात की गई है और इसको आगे डेवलप करने की बात की गई है। ठीक है, और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या कितनी है, तो 75 जिला है और सबसे ज्यादा जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो पॉपुलेशन में फर्स्ट स्टेट है, किसका, फर्स्ट है ये उत्तर प्रदेश। वहीं जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में कितना, पहला, और एरिया में कितना है, तो ये एरिया में चौथा है, एरिया में फोर्थ है। वहीं पे क्या फर्स्ट कौन है एरिया में फर्स्ट कौन है, तो एरिया में फर्स्ट कौन है, राजस्थान है, एरिया में फर्स्ट राजस्थान है। पॉपुलेशन में फर्स्ट कौन है, तो ये उत्तर प्रदेश है। जबकि लास्ट कौन है, तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ये कम कौन है, तो सिक्किम है। क्या, सिक्किम है, जिसमें लगभग क्या, तो 6,20,000 के आसपास है, जो इसमें 6.2 लाख के आसपास है जो जनसंख्या है। वहीं एरिया में सबसे कम किसका है, तो गोवा का है। कहाँ, गोवा का सबसे कम एरिया में है, यानी कि मिनिमम कह सकते हैं सबसे कम क्षेत्र में है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और ये 1106, कितना है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर यहाँ पे रह रहा है, कहाँ, बिहार में। वहीं सबसे कम कहाँ है, तो अरुणाचल में है, जो सबसे कम है अरुणाचल में। और यहाँ पे कितना, तो 17 व्यक्ति पर किलोमीटर में यह रह रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं। और यूपी के सीएम कौन है, तो ये योगी आदित्यनाथ है। और बात करते हैं यूपी में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा की सीट इसमें 80 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या है जो 31 है, और दोनों में ये सबसे पहला स्थान पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, और बिहार की बात करते हैं, ये यूपी हो गया। और बिहार की बात करते हैं, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में कितनी है, तो 16 है। ठीक है, तो 16 है, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, और बिहार में विधानसभा सीटों की कितनी संख्या है, तो 243 है, जो विधानसभा की सीटों की संख्या है 243। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। और जानते हैं कि पहले आज़ादी के बाद, आज़ादी के टाइम क्या था, जो उत्तर प्रदेश था ये यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। लेकिन एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जाता है, कब, 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी कर दिया जाता है। ठीक है, कब, 1 नवंबर 1956 को ये लाया जाता है रीऑर्गेनाइज्ड एक्ट। और जानते हैं फिर उसके बाद 2000 में उत्तराखंड है जो उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता है। 2000 में उत्तराखंड अलग हो जाता है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता है। वहीं 15 नवंबर 2000 को झारखंड है जो बिहार से अलग होता है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है। तो 2000 में, सन 2000 में 3 राज्य है जो एक बड़े राज्यों से अलग होते हैं। ठीक है, कौन कौन अलग होते हैं, अलग होने वाले नए राज्य बनते हैं कौन, झारखंड बिहार से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं कि भारत सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चर के समर्थन हेतु सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च कब किया गया, तो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इन 2021, कब, 2021 में। और मुख्य रूप से क्या, तो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले का मैन्युफैक्चर इंडिजीनियस रूप से किया जाए, यानी कि देशीय रूप से किया जाए, भारत में ही किया जाए, जिसके लिए बहुत सारे उस तरह से सेमीकंडक्टर मिशन इस तरह से लाया गया। और इसमें बाहरी
इंपोर्ट जो हो रहा है, इंपोर्ट यानी दूसरे देशों से हम लोग जो सामान सेमीकंडक्टर का मंगाते हैं उससे बचने के लिए क्या करना है, इंपोर्ट को कम करना है, जिस कारण से इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें भी है जो क्या कमी आएगी। तो इंपोर्ट को कम करना है और एक्सपोर्ट को इसमें बढ़ावा देना है। ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। सेमीकंडक्टर का इस तरह से एक अपना ही सेटअप तैयार करेंगे ताकि क्या, तो हम सेमीकंडक्टर का हम लोग यहाँ पे क्या कर सके, तो इसका है जो प्रोडक्शन कर सके, जिस कारण से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होगा, बूस्टअप करेगा। तो इस कारण से भारत सरकार ने इस तरह से सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया और अन्य देश जैसे साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, वैसे देशों के साथ भी है जो भारत सरकार इस तरह से काम करना शुरू किया है, उसके साथ मीटिंग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और इसका प्रस्ताव लाया गया कब, 1 जनवरी 2022 से। देखिए 2021 से तो पहली बार ये सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, लेकिन 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2022 के बाद प्रपोजल भारत सरकार ने ओपन कर दिया। प्रपोजल ओपन कर दिया यानी प्रस्ताव आना शुरू हो गया। प्रस्ताव आना शुरू हो गया कि बहुत सारे है जो FDI वगैरह या फिर भारत में ही अलग अलग कंपनियां इसमें प्रस्ताव लाना शुरू कर दिया। किसके, ये पॉलिसी आने के बाद 1 जनवरी 2022 से कर दिया। और आपको बता दें कि MITI के द्वारा यह शुरू किया गया था। किसके द्वारा, MITI के द्वारा ही शुरू किया गया था। MITI के द्वारा ही यह शुरू किया जाता है। और MITI के द्वारा एक डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी DIL क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव किससे जुड़ा हुआ है। तो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि DIL के थ्रू क्या करेगा, तो MITI है जो इस तरह से एप्लीकेशन प्राप्त करता है और उसमें वैसे मैन्युफैक्चर करने वाला या जो प्रस्ताव लाते हैं कि सेमीकंडक्टर में काम करेंगे कंपनियां, उसको इस तरह से मौका दिया जाता है, उसका शोकेस किया जाता है। वैसे ही आप जानते हैं कि प्रोडक्शन एंड लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम है जो इस तरह से लाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या, तो सेमीकंडक्टर्स में भी इसमें काम किया जाता है, साथ साथ जो अलग टेक्सटाइल सेक्टर हो गया और भी अन्य सेक्टर है उसमें PLI स्कीम से जो लाया जाता है। और इसमें गवर्नमेंट के द्वारा एक बूस्टअप किया जाता है किसको, तो प्रोडक्शन सेक्टर को और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, ताकि हम इंपोर्ट को कम कर सके और एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। ठीक है, तो यह भारत का मुख्य रूप से इसमें टारगेट रहेगा। अगला है कि किस भारतीय राज्य के द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा किया है। तो विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड ए रिवार्ड ऑफ $1 मिलियन फॉर डिसिफरिंग। डिसिफरिंग मतलब क्या होता है उसके बारे में जानना। ठीक है, डिसिफर करना, उसके बारे में जानना जो आज तक नहीं पता है। तो डिसिफरिंग द इंडस वैली स्क्रिप्ट इन जनवरी 2025। तो जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जिसका कार्यकाल कब, जो काल रहता है कब से, तो 2500 BC से लेकर कितना, तो 1700 BC के काल में 2500 BC से 1700 BC में यह जो सिंधु घाटी सभ्यता होता है। और जानते हैं कि 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी सबसे पहले 1921 में, किसके द्वारा, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की जाती है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से क्या, तो और अभी याद रखना हड़प्पा कौन से, तो रावी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंध पे लोकेटेड, सिंध नदी, और ये दोनों पाकिस्तान पे अभी वर्तमान में लोकेटेड है। और आपको बताते चले कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी, जो स्थल की खोज की गई थी, लेकिन इसकी घोषणा कौन माने पूरी तरह से घोषणा कौन किया था, तो ये जॉन मार्शल किया था। जॉन मार्शल उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या था, तो डायरेक्टर जनरल था, महानिदेशक था। कौन, ये जॉन मार्शल था, जिन्होंने 1924 में यह घोषणा किया था कि चलो अब इसकी हम क्या, खोज तो हो गया लेकिन अब इसका हम लोग उत्खनन करेंगे, क्या उसका वहां से हम लोग निकालेंगे। और उसके बाद निकालने के बाद आप जानते हैं कि वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो पहला साइट था हड़प्पा, उसी के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी दिया गया, हड़प्पा सभ्यता भी कर दिया गया था। और जानते हैं कि वहां पे इस तरह से जो चित्र बनाए गए थे, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, जो वहां पे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ऐसा तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन के द्वारा ऐसा संबोधन में कहा गया कि वहां पे क्या है कि MK स्टालिन के द्वारा कहा गया कि लगभग क्या, तो 60-90% क्या, तो इसमें 60 से 90% क्या जो तमिल लैंग्वेज है उसी के आधार पे इसको भी जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, ठीक है, उसी वैसा ही मिलता जुलता है। जैसे कि बैल जो यूनिकॉर्न था सिंधु घाटी सभ्यता में, यूनिकॉर्न था
ठीक है, यूनिकॉर्न था जो स्क्रिप्ट कहाँ पे, तो मुहरों पे लगाया जाता था, यूनिकॉर्न का सिंबल लगाया जाता था, बैलों का सिंबल। वहीं जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु में एक क्या बैलों से लड़ने वाला त्योहार था, ठीक है, उस तरह से बैल यूनिकॉर्न उस पर लगाया जाता था। इस तरह से ये चिन्हित करते हैं ये क्या है, तो ये यूनिकॉर्न, ये तमिलनाडु का यानी कि जल्लीकट्टू भी ये जुड़े हुए और तमिलनाडु का है जो लैंग्वेज को दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। एक किसके द्वारा कहा गया, तो इसमें तमिलनाडु के द्वारा कहा गया। और इसमें समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को समझने के लिए उसमें लगभग कितना, तो 10 लाख डॉलर की घोषणा इसमें की गई है। कितनी, 10 लाख डॉलर की घोषणा की गई है। कितना, 10 लाख डॉलर, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो इसके इनाम की घोषणा की गई है। बहुत सारे रिसर्चर दुनिया भर के इसको पढ़ने समझने में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच हुए हज समझौते 2025 के तहत भारत को कितने तीर्थयात्रियों को हज कोटा सुरक्षित किया गया। देखिए, हज में क्या होता है कि यहाँ से जो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम यहाँ जाते हैं, कहाँ, हज करने जाते हैं, कहाँ, तो मक्का और मदीना जो सऊदी अरेबिया में है। वहाँ पे जो मुस्लिम का एक धार्मिक, कह सकते हैं धार्मिक यात्रा होता है, वहाँ पे जाते हैं और अपना उस तरह से धार्मिक स्थिति को आगे बढ़ाते हैं। तो भारत और सऊदी अरब के बीच में यह बार बार बदलते रहता है, लेकिन इस बार क्या किया गया, तो इसके तहत भारत को कितने तीर्थयात्रियों को हज कोटा सुरक्षित किया गया, तो 1,75,025 तीर्थयात्री इसमें है जो इस तरह से हज कोटा के अंतर्गत सुरक्षित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बता दें कि हाँ, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, सेंट्रल अल्पसंख्यक मंत्रालय है, ये किसके पास है, तो ये मंत्री है कौन, तो किरण रिजिजू। क्या, इसका नाम है किरण रिजिजू। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी क्या, तो PMAYG के तहत वर्ष 2024 से 29 के लिए कितने अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी गई है। हाउ मेनी एडिशनल हाउसेस वेयर अप्रूव्ड फॉर द ईयर 2024 to 29 अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इसमें कितना, तो लगभग 2 करोड़ घरों को और भी स्वीकृति मिली है और भी आगे इसमें मंजूरी मिल गई, कितना घरों का प्रोडक्शन, ये क्या, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट किया जा सके। और जानते हैं कि प्रधानमंत्री ये आवास योजना की शुरुआत कब की जाती है, PMAY, ठीक है, ग्रामीण के तहत कब योजना की शुरुआत की जाती है, तो यह हो जाती है शुरुआत तो 2016-17 में इसकी शुरुआत होती है। कब, 2016-17 में इसकी शुरुआत की जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और इसका क्या, तो इसका मकसद था हाउसिंग फॉर ऑल। क्या, हाउसिंग फॉर ऑल, यानी कि सारे लोगों को घर मिल जाएगा, हाउसिंग फॉर ऑल, इस तरह से इसका रखा गया। ठीक है, और इसमें एक एप्लीकेशन भी लाया गया। ठीक है, आवास प्लस, क्या, आवास प्लस इस तरह से एप्लीकेशन भी लाया गया था। क्या, एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत इसमें निरीक्षण करना, उसके बारे में बात इस तरह से की गई है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि क्या घर बनाने के लिए सरकार के द्वारा इस तरह से पैसा दी जाती है। ठीक है, और यह 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। कब, 1 अप्रैल 2016। डेट हो सकता है आपको है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी ये 9 साल कंप्लीट कर चुका है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका जो पहली बार जो किया गया था, इसमें जो टारगेट रखा गया था 2016-17 से लेकर 2023-24 तक, ठीक है, 2023-24 तक यह जो टारगेट रखा गया था, शुरू में कितना, तो लगभग 2.95 करोड़ है जो घर बनाया गया था। कितना, 2.95 करोड़ है जो इसमें घर बनाया गया था, किसके तहत, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इसको बना दिया गया था। और जानते ही ग्रामीण विकास मंत्रालय के सपोर्ट से या उसके सहयोग से यह मंत्री कौन, अभी जो यही है जो इसमें देखरेख करता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और जो वर्तमान में भी ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो ये है शिवराज सिंह चौहान है, जो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ साथ ये क्या है, तो कृषि मंत्रालय भी ये संभाल रहे हैं। कौन, ये शिवराज सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित मंत्रालय कौन सा है, तो द मिनिस्ट्री रिलेटेड टू पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंदर, और इसके मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी हैं। कौन, प्रहलाद जोशी हैं। और इसके तहत भारत सरकार के द्वारा यह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से क्या, तो इसमें 300 यूनिट, क्वेश्चन पूछ सकता है, 300 यूनिट बिजली है जो मुफ्त दिया जाएगा। और इसका टारगेट कितना है, तो 1 करोड़ घर
1 करोड़ घरों पर इस तरह से सोलर रूफटॉप लगाना है। क्या? सोलर रूफटॉप लगाना है 1 करोड़ घरों पर, और 2026 तक कम से कम करना है कितना? तो 40 लाख। 2026 तक 40 लाख, और 1 करोड़ घर पर कब? 2027 तक। 2027 तक इसका यह टारगेट है, मार्च 2027 तक। कब? मार्च 2027 तक यह टारगेट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अभी हाल ही में यूपीएससी के पीटी में क्वेश्चन यह पूछा गया था कि कितने घर टारगेट किया गया है। तो 1 करोड़ घर कब तक? 2027 तक, और इसमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें यह भी याद रखना कि 40% सब्सिडी भी दी जाएगी। क्या? 40% सब्सिडी भी दी जाएगी इसमें जो लगाते हैं। साथ साथ जो बिजली का उत्पादन यदि अधिक कर देंगे तो उनको क्या? तो डिस्कॉम यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है डिस्कॉम, उसके साथ सहयोग कराया जाएगा, और उसके साथ बिजली है जो बांटने पर उसको पैसा भी कमाने का मौका मिल सकता है। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसके तहत आदर्श सौर गांव भी स्टार्ट करने का विचार आया है कि आदर्श सौर गांव भी विकसित करने की बात की गई है, जिसमें जो वैसे गांव जो क्या सोलर प्लेट पे ज्यादा काम करेंगे उसको इस तरह से इसमें आदर्श सौर गांव माना जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका आयोजन कब होता है? तो 20 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है। भारत मंडपम नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन, इसमें मुख्य रूप से जो जनजातीय मंत्री होते हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय, इनके सहयोग से यह लॉन्च किया जाता है। तो इसमें देख सकते हैं जनजातीय मामलों के मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। जानते हैं कि ये स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में अभी स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है? तो जेपी नड्डा। और क्या है? तो जुएल ओराम ये अभी जनजातीय मंत्री हैं। जुएल ओराम जनजातीय मंत्री हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसी के तहत जानते हैं कि जनजातीय मंत्रालय के अधीन ही काम करता है ट्राइफेड। क्या? ट्राइफेड, जिसकी स्थापना होती है 1987 में। और ये मुख्य रूप से क्या? तो ट्राइबल जो प्रोडक्ट होते हैं उसको ये मेन पटल पे ला करके प्लेटफॉर्म देते हैं, और उसको ट्राइबल जो प्रोडक्ट होते हैं, क्राफ्ट्स होते हैं, उसको बेचने का काम करते हैं। कौन? ट्राइफेड के थ्रू ये ट्राइबल मिनिस्ट्री। इसका उद्देश्य क्या है? तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना है। तो इसका यह प्रमुख मकसद है। क्या करना है? तो इसका ध्यान रखना है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम क्या उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना इसका मुख्य मकसद है। तो इसलिए दोनों को साथ में, स्वास्थ्य मंत्रालय और इसमें जनजातीय मंत्री दोनों साथ में इस तरह से काम कर रहे हैं। तो इसका तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है? तो सही दिया गया है। तो ये सब ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन ये किस पे आधारित है? तो स्वास्थ्य पे आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला CAR-T कोशिका थेरेपी यानी CAR-T सेल थेरेपी विच इज ऑलवेज इन द न्यूज पेपर इज रिलेटेड टू व्हाट? तो इज रिलेटेड टू रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर। जो ल्यूकेमिया वगैरह जो ब्लड कैंसर होता है, लिम्फोमा, वो जो ब्लड कैंसर होता है उसमें क्या होता है कि ये जो अफेक्टेड सेल्स है यानी कि जो प्रभावित सेल है, कोशिका है, उसको निकाल दिया जाता है, उसमें रिसर्च किया जाता है, उसमें डीएनए का या उस तरह कह सकते हैं सेल में क्या होता है उसमें रिसर्च किया जाता है, और उसको जो अफेक्टेड पार्ट है उसको हटा दिया जाता है और उसमें कुछ संशोधित करके फिर से वहीं डाला जाता है। और फिर क्या करता है? तो अफेक्टेड जो पोर्शन अब सही हो गया है उसको डाल जाता है और उसमें कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है और जाकर के वो CAR-T सेल थेरेपी के तहत क्या करता है? ब्लड कैंसर को शरीर में है जो कम करता है, या कह सकते हैं कि उसका इलाज है जो इस तरह से किया जाता है। तो ये अभी वर्तमान में इस पे और भी रिसर्च चल रहा है, और इस तरह से ब्लड कैंसर जो ल्यूकेमिया होता है उससे यह बचाने का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या है? तो ल्यूकेमिया क्या है? तो एक ब्लड कैंसर है। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक और भी है लिम्फोमा भी क्या है? ये ब्लड कैंसर में ही लिम्फोमा आता है। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये ब्लड कैंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में असम सरकार के द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई। यह किससे संबंधित है? तो गुणोत्सव मुख्य रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि आपका जो एजुकेशन किस तरह से मिल रहा है उसके बारे में, स्टूडेंट्स को मिल रहा है उसके बारे में यह जो गुणोत्सव स्कीम लाया गया है। और उसमें यह देखेगा किस तरह से आपके टीचर का परफॉर्मेंस है, किस तरह से जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह से जो आपका स्टूडेंट जो इनरोलमेंट रेशियो है या स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग
मैच हो रहा है या नहीं, चल पा रहा है नहीं, यानी कि आपका क्वालिटेटिव एजुकेशन आपको मिल रहा है कि नहीं, उस पर है जो इस तरह से है जो क्या गुणोत्सव 2025 योजना इस पे काम करेगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से इसको आगे काम करना है। साथ ही साथ आपको एक चीज और भी बता दें कि असम सेट एक ऐसा भारत का पहला राज्य है, असम सेट भारत का ऐसा पहला राज्य असम बन गया है जो असम सैटेलाइट यानी कि अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? असम, जिसका नाम है असम सेट। और इसका मुख्य रूप से जो आसपास का क्षेत्र है, बॉर्डर एरियाज है, उसको कवर करने, उसका जो निगरानी करने के साथ साथ आपदा से संबंधित है जो कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन या कुछ उस तरह से करने में सहयोगिया प्रदान करेगा असम सेट, ये ध्यान रखना है। और असम के मुख्यमंत्री के नाम भी आपको याद रखना है, कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। और इसके जो क्या है तो इसके गवर्नर कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। अच्छा, क्या गवर्नर का नाम याद रखना है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। और हेमंत बिश्व शर्मा इसके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये सब याद रखना है। ठीक है। और गुवाहाटी जो असम का जो सिटिंग बेंच है किसका? तो ये हाईकोर्ट का। तो कहाँ है? तो असम का गुवाहाटी में हाईकोर्ट बैठता, गुवाहाटी में। और इसके जो गुवाहाटी में जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका नाम है विजय बिश्नोई। क्या नाम है? तो विजय बिश्नोई, याद रखें, विजय बिश्नोई। और विजय बिश्नोई ने है जो अभी ये शपथ दिलवाया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और ये कौन से नंबर के हैं? ये 32वें नंबर के। कौन से? 32वें नंबर के, असम के 32वें नंबर के ये राज्यपाल हैं, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और ये मुख्य रूप से जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित ये गुणोत्सव योजना है, इसको 3 चरण में, कितने चरण क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने चरणों में इसको लाया गया है? तो 3 चरण में लाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई। यह केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो जम्मू में क्षेत्रीय मौसम केंद्र इस तरह से बनाया जा रहा है। कहाँ पे? ये क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, तो यह जम्मू में एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों की मौसम की निगरानी करेगी। और इसमें मुख्य रूप से क्या? तो उसका ब्रॉडकास्टिंग करेगी और उसमें सही तरीके से रिपोर्ट करेगी कब कहाँ पे कौन से आपदा या फिर कुछ इस तरह से मौसम की बदलाव हो रही है। आपको जानते हैं इसके लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की स्थापना कब होती है? जानते हैं कि 1875 में इसकी स्थापना होती है। और अभी 150वां स्थापना दिवस मनाया गया। 150वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, इस कारण से यह न्यूज में है, तो याद रखना है। ठीक है। और वहीं IMD की स्थापना 1875 में, जबकि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? तो 23 मार्च 1950 को स्थापना होती है। और 23 मार्च को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। WM कह सकते हैं D, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। अभी हाल ही में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है, जिनेवा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो WMO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और ये यूनाइटेड नेशन के अंदर में यह काम करता है, मौसम विज्ञान से संबंधित, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और ये क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है जो किसके अंदर काम करेगा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर काम करेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर काम करेगा। और अभी वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके मंत्री हैं। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और भी कुछ याद रखना है, तो WMO का प्रेसिडेंट कौन है ये भी आप याद रखना है कि गेरहार्ड एड्रियन। इसका नाम क्या है? गेरहार्ड एड्रियन। गेरहार्ड एड्रियन इसका क्या है? तो प्रेसिडेंट है। किसका? WMO का, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का इसका क्या है? तो ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये ग्रीन हाइड्रोजन हब, जानते हैं कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की जाती है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन कह सकते हैं, नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत होती है। और इसके तहत प्रमुख हब की स्थापना करने का सरकार के द्वारा वादा किया जाता है। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब होती है? 2023 में। और इसका टारगेट रहता है कि कब? 2030 तक
5 मीट्रिक मिलियन टन, 5 मीट्रिक मिलियन टन है जो क्या करना है, इसका ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है। क्या 5 मीट्रिक मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है। इसका क्या टारगेट है, 5 मीट्रिक मिलियन टन इसको प्रोड्यूस करना है। और ये कहाँ पे, इस तरह से एनटीपीसी के द्वारा या ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब को स्थापना किया है, और ये विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में ये फर्स्ट हब है, ये पहला हब इस तरह से बनाया गया है, पहला हब इस तरह से बनाया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया ग्रीन हाइड्रोजन हब की। और ये कहाँ पे, उस जगह का नाम है पूडी मडका। क्या, तो विशाखापट्टनम में पूडी मडका, पूडी मडका, पूडी मडका का नाम याद रखना, पूडी मडका में यह किया गया है, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। और ये मुख्य रूप से क्या, तो विशाखापट्टनम जानते ही हैं क्या, तो इस तरह से आंध्र प्रदेश का ही शहर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसका टारगेट कितना है, तो अभी आपने सुना ही होगा, आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश के द्वारा, इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा क्या, तो स्वर्णांध्र, क्या, स्वर्णांध्र योजना शुरू किया गया है, जो @2047, यानी कि 2047 तक आंध्र प्रदेश क्या करेगा, तो एक डेवलप्ड स्टेट बनने की होड़ में लगा हुआ, और 2047 तक इसका मुख्य रूप से बनने का टारगेट है। और इसको कम से कम अपना स्टेट कितना, $2.5 ट्रिलियन है जो इकोनॉमी इस्टेब्लिश करना है, $2.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है जो बन जाना ही है, आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। अभी हाल ही में चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसके द्वारा यह घोषणा किया गया है कि हम आंध्र प्रदेश क्या करेंगे, तो डेवलप्ड स्टेट बन जाएंगे 2047 तक, जब तक भारत भी क्या, तो एक डेवलप्ड स्टेट बन जाएगा, डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। और इसका मुख्य मकसद क्या, तो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना, ठीक है, एक अस्थायी एनर्जी का प्रमोट करना। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, तो ये चंद्रबाबू नायडू हो गए। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। क्या, तो एस अब्दुल नजीर, एस अब्दुल नजीर क्या है, तो ये आंध्र प्रदेश का गवर्नर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल, VCO जिसे बोलते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल, को GI टैग प्राप्त हुआ है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो है निकोबार का यह वर्जिन कोकोनट ऑयल है। और अभी हाल ही में एक फेनी शराब है, फेनी शराब को भी GI टैग दिया गया, फेनी शराब को GI टैग दिया गया। और ये मुख्य रूप से काजू और नारियल तेल को इस तरह से मिलाकर, नारियल पानी को मिलाकर बनाया जाता है। और ये गोवा का है, जो मुख्य रूप से ये पुराना शराब के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ, तो ये गोवा का GI टैग दिया गया है, फेनी शराब कहाँ, तो GI टैग दिया गया है। GI टैग की शुरुआत कब होती है, तो 1999 में रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इस तरह से एक ऑफिस बनाया जाता है, कहाँ पे, चेन्नई में, कहाँ पे, चेन्नई में इसका ऑफिस बनाया जाता है, ठीक है, चेन्नई में, कब, 1999 में। और इसके तहत 2004 में पहली बार दार्जिलिंग चाय को, क्या, तो दार्जिलिंग चाय को पहली बार GI टैग दिया जाता है। फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट GI टैग इज डेट दार्जिलिंग चाय, ठीक है। और बात करते हैं तो इसमें अलग अलग प्रोडक्ट को GI टैग दिया जाता है, और मुख्य रूप से यह GI टैग उस क्षेत्र की, क्या, तो उस क्षेत्र में जो वस्तु उपज रहा है उसकी क्या अनोखेपन को दिखाता है, यानी कि वहाँ पे मुख्य रूप से क्या, यह प्रोडक्शन हो रहा है, और उसको वर्ल्ड मार्केट में एक नई पहचान दी जाती है, जिस कारण से वहाँ के जो वर्कर्स हो गए, लेबर हो गए, जो प्रोडक्शन करते हैं, फार्मर्स हो गए, उसकी जो वर्ल्ड मार्केट पे उसकी वस्तुओं का एक अलग बिक्री बढ़ेगा, इसकी सेल बढ़ेगी। तो इस तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, चेन्नई में भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है GI टैग का, और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, लेकिन बाद में इसको आप रिन्यू भी करा सकते हैं। उस प्रोडक्ट को रिन्यू, यदि वो सही मायनों पे भी ठहरता है 10 सालों तक, तभी आप है जो उसको रिन्यू कराया जाएगा, ठीक है। जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह फ्लेमिंगो फेस्टिवल मुख्य रूप से क्या, तो आंध्र प्रदेश के ही क्या है, तो पुलिकट झील है, जो आंध्र प्रदेश में आप जानते हो पुलिकट झील है, जो आंध्र प्रदेश में है। और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दोनों में फैला हुआ है। पुलिकट झील, पुलिकट लेक है जो कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में, और प्लस कहाँ है, तो तमिलनाडु में, दोनों में है। लेकिन इसमें लगभग 5% के आसपास है, और इसमें 95% के आसपास है, क्षेत्र को कवर करता है। तो पुलिकट झील कहाँ है, तमिलनाडु में। और पुलिकट झील और इसके एक और झील है नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, प्लस नेलापट्टू
पक्षी अभयारण्य। तो यहाँ पे मुख्य रूप से इस तरह से पक्षियों के बारे में संरक्षण करना और उसके इस तरह से, तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल उसी के लिए आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? तो ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये इसका लोकेशन आंध्र प्रदेश में है, इसको भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखना है, तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल के साथ साथ आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में भी जानते हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे कहा जाता है त्योहारों का त्योहार। क्या? त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। और ये कहाँ? तो नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की स्थापना दिवस जो जानते हैं कि 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना होती है और उसी की खुशी में यह 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक पूछा जाता है, ये मतलब मनाया जाता है। और जानते हैं कि कितने दिनों तक? तो 10 दिन तक मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, ये एसएससी एग्जाम में भी पूछा गया है कि क्या, तो कितने दिनों तक यह मनाया जाता है? तो 10 दिन तक मनाया जाता है। और ये कहाँ पे? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोडा त्योहार जिसे माधो का त्योहार के नाम से जाना जाता है, किस जनजाति से संबंधित है? तो बोडा फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज माधो का फेस्टिवल इज रिलेटेड टू माधो, मतलब माघ के महीने में यह है जो उस तरह से शुरुआती में यह त्योहार मनाया जाता है। कहाँ पे? तो ये हिमाचल प्रदेश की हट्टी जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश की हट्टी जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है। और मुख्य रूप से हिमाचल में और भी जनजातियां हैं, जैसे कि गद्दी जनजाति हो गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गद्दी हो गया, किन्नौर हो गया, कन्नौर जनजाति भी यहीं पे है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, गद्दी हो गया, कन्नौर हो गया, और गुर्जर हो गया, खंपा हो गया। क्या? तो गुर्जर, खंपा, ये सब जनजातियों को नाम याद रखना है। एसटी स्टेटस यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस इसे 2023 में दिया गया था। कब? 2023 में इसको शेड्यूल्ड ट्राइब का है जो दर्जा दिया गया था। और इसी हट्टी जनजाति के द्वारा क्या एक खोड़ा महोत्सव भी मनाया जाता है। क्या? खोड़ा महोत्सव भी मनाया जाता है। क्या? खोड़ा महोत्सव। इसमें मुख्य रूप से इसके कम्युनिटी के बीच में जो खाना परोसने या खाना का त्यौहार होता है, मतलब खाना खाने के लिए लोग आते हैं, उसमें खोड़ा महोत्सव उसको बोलते हैं। क्या? खोड़ा महोत्सव बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो सिरमौर जिला में है। क्या? तो सिरमौर जिला में है। सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश के कहाँ? तो सिरमौर जिला में है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में है। गोंड जनजाति की बात करते हैं तो गोंड जनजाति मुख्य रूप से एक अच्छी आबादी, लगभग 11 मिलियन के आसपास, ये 11.3 मिलियन के आसपास इसका जनसंख्या है पूरे भारत में, और ये एक प्रमुख जनजाति के रूप में जाना जाता है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये इस सब क्षेत्रों में प्रमुख रूप से ये गोंड जनजाति है जो निवास करती है। बैगा जनजाति की बात करते हैं तो बैगा जनजाति भी है जो इसकी एक अपनी भाषा भी है, बैगा भाषा, और मुख्य रूप से ये अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जाना जाता है। और ये कहाँ? तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से यह पाया जाता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाया जाता है। और प्लस उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब झारखंड हो गया, इस क्षेत्रों में भी छोटे छोटे है जो ये छोटे छोटे संख्या में पाए जाते हैं। वहीं थारू जनजाति की बात करते हैं तो थारू कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। ये कहाँ? तो कह सकते हैं यूके कहाँ? उत्तराखंड, नेपाल के आसपास जो तराई क्षेत्र है वहीं पे यह थारू जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया। कहाँ? उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, प्लस क्या? तो नेपाल और उत्तराखंड, और बिहार हो गया, यूपी हो गया। ऐसे जो नेपाल के आसपास जो तराई क्षेत्र है उससे यह थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। अगला है कि 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक एफएम रेडियो चैनल शुरू किया है। किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसका है जो जानते हैं कुंभ के समय में यह कुंभ का प्रसारण करने, कुंभ से संबंधित जानकारियां देने के लिए इस तरह से कुंभवाणी का आयोजन किया गया। क्या? कुंभवाणी है जो लॉन्च किया गया, कुंभवाणी। वहीं पे कुंभवाणी के साथ साथ कुंभ मंगल ध्वनि का भी स्टार्ट किया गया था। कुंभ मंगल ध्वनि, ठीक है, ध्वनि नहीं, कुंभ मंगल ध्वनि भी शुरू किया गया था। ये भी दोनों याद रखना है। और मुख्य रूप से इसके प्रसारण को और भी आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से शुरू किया गया था। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। और इसका कितने पे? तो 103.5 मेगाहर्ट्ज पे इसको शुरू किया गया। 103.5 मेगाहर्ट्ज पे इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और बात करते हैं और आकाशवाणी की बात करते हैं तो आकाशवाणी की शुरुआत, आकाशवाणी शब्द है जो सबसे पहली बार कब दिया गया था? आकाशवाणी, जिसे ऑल इंडिया रेडियो आगे बढ़ा था। आकाशवाणी है जो 1936 में शब्द दिया गया था, जो बाद में 1957 में क्या बनता है? तो ये आकाशवाणी है जो इस तरह से बन जाता है। क्या? आकाशवाणी बन जाता है।
ठीक है। और इसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय किनके हाथ में है? तो यह भी अश्विनी वैष्णव है, साथ में रेल मंत्री भी हैं। तो इस तरह से मिट्टी के भी मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के भी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। तो 3 मंत्रालय ये संभाल रहे हैं, तो इस तरह से याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि 1930 में क्या होता है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन IBC की भी स्थापना होती है। कब? 1930 में। और इसी के बाद क्या होता है? और ये प्रसार भारती बन जाता है। प्रसार भारती क्या? तो प्रसार भारती जो जानते हैं कि प्रसार भारती के अंदर ही ये सब सारे रेडियो चैनल काम कर रहे होते हैं। और प्रसार भारती का स्थापना कब होता है? तो इस तरह से न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रखा जाता है। कहाँ? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रखा जाता है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना 1927 में होती है। और आकाशवाणी का आपको सबसे पहली बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका टैगलाइन क्या है? तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो इसका टैगलाइन है, क्या है? टैगलाइन है। टैगलाइन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शत्रु संपत्ति से संबंधित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा इसमें कथन सही है। तो इनेमी प्रॉपर्टी वैसे होते हैं जो वैसे जैसे कि भारत में 1965 और 1971 में युद्ध हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में, और 1962 में कितना? तो ये कहाँ से युद्ध हुआ? तो ये चीन के साथ हुआ था। उसी के समय जो भारत में रह रहे जो चीन और पाकिस्तान के जो चले गए, और वहाँ पे क्या हुआ कि उसकी संपत्ति यहीं रह गई, जिसको इनेमी प्रॉपर्टी के रूप में रखा गया। और इसमें देख सकते हैं कि शत्रु संपत्ति से तात्पर्य उन व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों से है जो संघर्ष के दौरान शत्रु देशों पाकिस्तान या चीन में चले गए थे। तो यह स्टेटमेंट सही है। और यह भारत के रक्षा अधिनियम 1962 के तहत भारत के शत्रु संपत्ति के संरक्षक द्वारा प्रबंधित है। सॉरी, तो 1962 में चीन के बाद तो नहीं किया गया था, लेकिन यह चीन के युद्ध के बाद 1962 में जो हुआ था इसमें नहीं किया गया था। लेकिन यह शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 ऐसी संपत्तियों के उत्तराधिकार या हस्तांतरण को बढ़ावा देता, और यह मुख्य रूप से क्या? तो ऑप्शन सी, यानी 1965 के बाद, यानी कि पाकिस्तान भारत का जो युद्ध हुआ उसके बाद ही इस तरह से शत्रु संपत्ति अधिनियम लाया गया था 1968 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी कट जाएगा और सी सही हो जाएगा, यानी ए और सी क्या है? तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा। यानी इस तरह से जो संपत्ति यहाँ छूट गया, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या फिर डिजिटल प्रॉपर्टी हो या उस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी हो जो भारत में अभी उसका जैसे बिल्डिंग्स हो गया या उस तरह से जमीन हो गया, तो उसका यहाँ छूट गया, तो इस पर सरकार उस पर है जो क्या? तो एक विवादित रूप से काफ़ी विवाद भी इसमें उत्पन्न होता है कि उसका है जो दूसरे को हस्तांतरण करता है या किस तरह से उस पर कब्जा करना है, किस तरह से काम करना है। अगला है कि हाल ही में अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर श्रीनिवास बाबी मुक्कामाला यह बन गए हैं। और इस तरह से क्या? तो जो अमेरिकन मेडिकल कमीशन है, सॉरी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन क्या करता है? तो एक बहुत सारे चिकित्सकों का, डॉक्टरों का एक समूह होता है, उसी का यह है जो मुख्य रूप से क्या काम करता है। उसके क्या? तो उसके बारे में उसके फैटर्निटी यानी कि उसके भाईचारा को या उस तरह से ग्रुपिंग का हेड होता है जो यह उसको संभालने का काम करता है। ठीक है, उसी तरह से इंडिया में भी बनाया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और इसके हेड कौन है? तो डॉक्टर दिलीप भानुशालू इसके हेड हैं, और ये 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो 2025 के लिए डॉक्टर दिलीप भानुशाली चुने गए हैं, 1 वर्ष के लिए, 2025 के लिए डॉक्टर दिलीप भानुशाली। तो इस तरह से नाम इनका याद रखना है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना कब होता है? तो 1968 में इसकी स्थापना कब होती है? तो 1972 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और 180 कह सकते हैं कि 180वां बने थे। कौन? 180th नंबर के ये बने थे, और ये पूरे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के इतिहास में 178वां साल में यह बनाए गए थे। और ये पहली बार ऐसा इंडियन कोई बना है, इंडियन, जिसका नाम है श्रीनिवास बाबी मुक्कामाला, इनका नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो स्थापना, इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना कब होता है? 1928 में इसकी स्थापना होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। कहाँ? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेशन राइजिंग लायन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की गई थी, अभी जानते हैं कि ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजराइल ने अटैक किया है ईरान पे, और इसके प्रमुख जो
सैन्य न्यूक्लियर साइट्स है उस पर हमला किया गया, उसके प्रमुख जो सैन्य मिलिट्री हेड हैं उस पर कमांडर को मारा गया, उसमें इस तरह से लाया गया है। और इसमें बाइबल के जो धर्म ग्रंथ होता है उसी में एक शब्द है ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसका मतलब क्या होता है कि शेर की तरह लड़ो जब तक कि आपको है जो शिकार करो, तब तक कि आप है जो उसको शिकार को हासिल न कर लो, उसकी हत्या न कर दो। तो इस तरह से उसका लक्ष्य रखा गया है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? इजराइल के द्वारा। वही जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस, क्या ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3 को लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। और इस पे है जो ईरान के प्रमुख शहरों को इस पे हमला किया गया था और अभी युद्ध जारी है उसमें देख सकते हैं। इसी के अंतर इंडिया ने एक फैसला लिया कि इजराइल और ईरान में जो फंसे हुए भारतीय नागरिक थे, युद्ध से ग्रसित हैं, उसको निकालने का प्रयास किया गया। उसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंधु रखा गया। ऑपरेशन सिंधु नाम दिया गया है, ऑपरेशन सिंधु। तो क्वेश्चन पूछ सकता है। और वही ऑपरेशन किया गया था गंगा, जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध के समय में भारतीय नागरिक को वहां से निकाला गया था, यूक्रेन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ के इजराइल के जो अभी राष्ट्रपति कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू है। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो जीडीपी की गणना यानी कि किस तरह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, किस तरह से है जो इंडिया में है जो आगे काम कर रहा है, इस तरह से इसका ग्रोथ हो रहा है, तो उसके बारे में है जो एक डाटा पहले रखा गया था 2011-12 के ही बेस पे है जो ये बेस ईयर कह सकते हैं, बेस ईयर भी है, बताएगा कितना है जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। जो जीडीपी ग्रोथ होता है उसी की तुलना पीछे से की जाती है कि 2011-12 में कोई जीडीपी कितनी थी और वो अब कितना परसेंट बढ़ा है। तो ही अभी अनुमान क्या है? तो 2022-23 के अनुसार अभी इसको अब जीडीपी की जो भी गणना होगी 2026 से इसकी काउंट की जाएगी। और इसमें है जो पहले अभी जैसे 6.3% से लेकर 6.8% तक इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है जो एक्सपेक्ट किया गया है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। तो किसके आधार पे? तो 2011-12 के बेस लाइन पे है जो इसको किया गया है। लेकिन अगला जो जीडीपी का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन किया जाएगा कहाँ से? तो बेस ईयर 2022-23 से किया जाएगा। और इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से क्या? तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी, आईआईपी को भी इसमें शामिल किया गया है, डब्ल्यूपीआई को भी शामिल किया गया है, सीपीआई को भी शामिल किया गया है। इसमें मुख्य रूप से क्या? तो जो नए आयाम आ रहे हैं, जैसे कि बीच में आप 2011-12 और अभी 25-26 के बीच में आप देखे होंगे कि बहुत सारे जैसे कोविड-19 आ गया, जिस कारण से इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो गया था। कोविड-19 हो गया, इसमें डीमोनेटाइजेशन भी देखने को मिला। डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2016 में हुआ था। और उसी के बाद डिमोनेटाइजेशन के बाद यानी विमुद्रीकरण के बाद, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था मोदी जी के द्वारा, और डिमोनेटाइजेशन हुआ, इसमें क्या? तो कोविड-19 आया। कोविड-19 भी है जो काफ़ी नुकसान पहुंचाया। जीएसटी आया, क्या? जीएसटी आया। तो जीएसटी आता है, जीएसटी 2017 में आता है, 1 जुलाई 2017 से लागू होता है, ठीक है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो इसके बाद भी है जो किस तरह से काफ़ी है जो अनियमितता देखी जाती है क्या? इंडियन इकोनॉमी में, जिस कारण से यह किया गया। तो इस तरह से ध्यान रखना है। और इसी के आधार पे अब जो भी फैसला लिया जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, साथ साथ होलसेल प्रोडक्शन इंडेक्स, सीपीआई कंज्यूमर प्रोडक्शन इंडेक्स को भी शामिल करते हुए इसमें काम किया जाएगा। और किसके द्वारा यह किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी MOSPI के अंदर यह काम किया गया है। MOSPI के अंदर मिनिस्ट्री के द्वारा यह किया गया है, ठीक है। और जानते हैं कि पहली बार है जो इस तरह से राष्ट्रीय अनुमान लगाया गया था, क्या? तो नेशनल इनकम का पहली बार अनुमान लगाया गया था। तो फर्स्ट लाया गया था कब? ये 1949 में। और किसके अध्यक्षता में? तो ये लाया गया था पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष थे। पीसी महालनोबिस, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान जिनके नाम पे बनाया गया था, महालनोबिस मॉडल, जो हैवी इंडस्ट्री को प्रमोट किए थे। और इस तरह से याद रखना है। चलिए, तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट को कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कोई भी इशू, कोई भी गलत फैक्ट्स पढ़ाया गया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उसको अगले वीडियोज़ में है जो क्या करें, उसको हम सही से करके आपको बता दें। तो वीडियो देखने के लिए अभी तक धन्यवाद। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।